हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी बलबन के बारे में, बलबन की समस्याएं, बलबन ने क्या क्या नई नई चीज़ें प्रतिपादित की, किस तरीके से अपने शासन को सुदृढ़ किया। जैसे कि हम थोड़ा सा गो थ्रू होते हैं कि उसने राजस्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। दूसरा, उसने केंद्रीय शासन को सुदृढ़ बनाया। तीसरा, सेना को पुनर्गठित किया। चौथा, उसने न्याय व्यवस्था में सुधार किया, न्याय व्यवस्था में कुछ बदलाव लाया। पांचवा, गुप्तचर व्यवस्था उसने सुदृढ़ की। छठा, राज्य की वित्तीय व्यवस्था में उसने ध्यान दिया। छठा, उसने तुर्क अमीरों का दमन किया। सातवां, उसने उपद्रवकारी तत्वों को दमन किया। हाँ, फिर बंगाल की समस्या, तुगरिल का जो विद्रोह किया था उसको दबाया गया। और मंगोल संकट और सीमांत की नीति, जो उसकी जो मंगोल पॉलिसी थी उसमें बहुत चेंज लाया और मंगोलों को खदेड़ने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुई। लास्ट में हम देखते हैं कि 80 वर्ष के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। 1287 के मध्य उसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन ये कहा जाता है कि उसकी मृत्यु का कारण उसका जो प्रिय पुत्र था, जो कि युवराज था मोहम्मद खान, उसकी मृत्यु को वो सहन नहीं कर पाया और वही मृत्यु, उसकी जो युवराज की मृत्यु, उसको अंदर ही बिल्कुल मृत प्राय सा हो गया था और यही उसकी मृत्यु का कारण बना। अब बच्चों, हम बात करते हैं उसके बाद में केकुबात और क्यूमर्स की। 1287 से 90 के बीच में ये दोनों शासक रहे और थोड़ा सा ब्रीफ है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा गो थ्रू होते हैं। बलबन ने अपनी मृत्यु के पूर्व अपने बड़े पुत्र के लड़के कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। खुसरो कौन था? जो कि शाहजादा मोहम्मद का पुत्र था। खुसरो, उसको नियुक्त किया था, परंतु उसके अमीरों ने उसके छोटे पुत्र बुगरा खान के लड़के कैकुबात को सिंहासन पर बैठा दिया। कैखुसरो को मुल्तान का सूबेदार बनाकर मुल्तान भेज दिया गया। इस परिवर्तन का मूल कारण सल्तनत को गृह युद्ध के विनाश से बचाना था, परंतु बाप के जीवित रहते पुत्र का चयन करना एक नई बात थी और इससे सिद्ध होता है कि तुर्की सरदारों ने पुनः सत्ता पर अधिकार जमा लिया था, जो किसी को भी सुल्तान बना सकते थे। कैकुबात 17-18 वर्ष का स्वस्थ एवं सुंदर युवक था। उसका पालन पोषण दादा बलबन के कठोर अनुशासन में हुआ था। सुल्तान बनने के पूर्व उसने कभी किसी रूपसी पर दृष्टि नहीं डाली और न कभी मदिरा पान किया था। दिल्ली के बूढ़े कोतवाल फखरुद्दीन के महत्वाकांक्षी दामाद निजामुद्दीन ने अनुभवहीन सुल्तान को सुरा और सौंदर्य में डुबोकर सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली। अब वह सुल्तान बनने के ख्वाब देखने लगा। इस ध्येय से उसने कैखुसरो की हत्या करवा दी। इसके बाद उसने वजीर ख्वाजा खतीर की दुर्दशा की और फिर अनेक प्रमुख सरदारों को अपने रास्ते से हटाने का प्रयास किया। उसके वृद्ध ससुर कोतवाल फखरुद्दीन ने उसको काफ़ी समझाया, परंतु उसकी चेतावनी निरर्थक रही। जब बुगरा खान को अपने पुत्र तथा दिल्ली के हालातों की सूचना मिली तो उसने अपने पुत्र को सन्मार्ग पर लाने का निश्चय किया और सेना सहित लखनऊ से प्रस्थान किया। परंतु निजामुद्दीन ने कैकुबात को उकसाया और बुगरा खान की नीयत के प्रति संदेह व्यक्त करते हुए उसे सुझाव दिया कि वह सेना सहित दिल्ली से आगे बढ़कर अपने पिता की सेना का मार्ग रोक दे। अयोध्या के निकट पिता पुत्र का मिलन हुआ। इससे पूर्व निजामुद्दीन ने सुल्तान को अपने पिता से मिलने से रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किया। इससे असफल रहने पर उसने सुल्तान द्वारा बुगरा खान के सामने कुछ ऐसी शर्तें रखाई जो उसके हिसाब से बुगरा खान को स्वीकार न होनी थी, परंतु बुगरा खान ने उन्हें स्वीकार कर निजामुद्दीन की योजना को विफल बना दिया। शर्त के अनुसार उसने भरे दरबार में सिंहासन पर बैठे अपने पुत्र सुल्तान का अन्य अमीरों की भांति जमीन पोशी और पैबौस जैसी रस्मों को अदा कर सम्मान किया। इस सारे दृश्य को देखकर सुल्तान कैकुबात को इतनी ग्लानि हुई कि वह सिंहासन छोड़कर अपने पिता के चरणों में जा गिरा। बरनी के अनुसार बुगरा खान ने अपने पुत्र को उन भयंकर परिणामों से सावधान किया जो उसके भोग विलास में डूबे रहने से उत्पन्न होने वाले थे। उसने शीघ्र से शीघ्र निजामुद्दीन को अपने पद से हटा देने का सुझाव किया। इसके बाद बुगरा खान वापस लौट गया और दिल्ली लौटने के बाद कैकुबात भोग विलास को तो नहीं छोड़ पाया, परंतु निजामुद्दीन की हत्या करवाकर उससे मुक्ति अवश्य पा ली। इसके बाद शासन सत्ता पर मलिक कच्छन और मलिक सुरखा नामक तुर्की अमीरों का वर्चस्व कायम हो गया। इसके पूर्व सुल्तान ने मंगोलों के विरुद्ध निरंतर सफलता प्राप्त करने वाले जलालुद्दीन खलजी को दिल्ली बुला भेजा और उसे आरिज़ मुमालिक सेना का निरीक्षक का पद तथा शाहिस्ता खान की उपाधि प्रदान की। भाग्य से तुर्की की खलजियों से नहीं बनी। तुर्क लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे और खलजियों को भी तुर्कों से द्वेष था।
अत्यधिक मद्यपान के कारण कैकुबाद का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा और उसे लकवा हो गया। ऐसी स्थिति में तुर्की सरदारों ने विचार विमर्श करके कैकुबाद के अल्पवयस्क पुत्र क्यूमर्स को सिंहासन पर बिठा दिया। इसके बाद षड्यंत्रों का दौर शुरू हुआ। एतमार, कच्छन, सुरखा और कुछ अन्य तुर्की सरदारों ने सभी गैर तुर्क सरदारों को कत्ल करने की योजना बनाई। ऐसे लोगों में जलालुद्दीन का नाम सबसे ऊपर रखा गया था, परंतु जलालुद्दीन को इस षड्यंत्र की भनक मिल गई थी और दिल्ली के समीप बहारपुर चला गया। जब कच्छन स्वयं वार्ता के बहाने जलालुद्दीन को बुलाने गया तो खलजियों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद जलालुद्दीन के साहसी पुत्र अपने सैनिक सहित राजमहल में घुस गए और शिशु सुल्तान क्यूमर्स को पकड़कर अपने सैनिक शिविर में ले गए। मलिक सुरखा तथा अन्य अमीरों ने उनका पीछा किया, परंतु वे मौत के घाट उतार दिए गए। इसके कुछ दिन बाद एक खलजी मलिक ने किलूगढ़ी के महल में घुसकर लकवे से पीड़ित सुल्तान कैकुबाद को लाते मार कर मार डाला और उसके शव को एक चादर में लपेटकर यमुना नदी में फेंक दिया। चूँकि दिल्ली की जनता में बलबन के वंशजों के प्रति अभी भी निष्ठा बनी हुई थी, अतः जलालुद्दीन ने तत्काल राजमुकुट को धारण करने का साहस नहीं किया। वह क्यूमर्स का संरक्षक तथा वजीर बन गया और उसी के नाम पर शासन चलाने लगा, परंतु सभी को मालूम था कि यह व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल पाएगी। कुछ दिनों बाद ही क्यूमर्स को 13 जून 1290 ईस्वी के दिन जलालुद्दीन सिंहासन पर बैठ गया। इस प्रकार अपमानपूर्ण ढंग से इल्बारी तुर्कों के शासन का अंत हुआ और एक नए राजवंश का रोमांचकारी अध्याय शुरू हुआ। अब बात करते हैं खलजी क्रांति के कारण और उसके परिणाम। लगभग 90 वर्षों के प्रभुत्व के बाद इल्बारी तुर्कों के शासन सत्ता का अंत हो गया और इल्तुतमिश और बलबन ने अपने अथक प्रयासों से जिस साम्राज्य का आकार बढ़ाया था वह योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में रोगग्रस्त हो गया। खलजियों को शासन सत्ता हथियाने का अवसर मिल गया। इस क्रांति का मुख्य कारण तुर्की सरदारों की सैनिक कमजोरी परंतु अपनी श्रेष्ठता का दम था। पिछले कई वर्षों से मंगोलों के आक्रमण से सीमांत की सुरक्षा का दायित्व खलजी सरदारों को सौंपा हुआ था और उन्होंने अपनी शूरवीरता से अपने दायित्व का पालन भी किया, परंतु इसके लिए उन्हें सैकड़ों खलजी सैनिकों को युद्ध भूमि में खोना भी पड़ा। इस स्थिति ने युवा खलजियों के मन में सल्तनत की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण पद और सम्मान प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा को जगा दिया। इसके विपरीत तुर्की अमीरों ने उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझकर उनके साथ मालिकाना व्यवहार किया, जिससे नवयुवक खलजियों का आक्रोश बढ़ता गया। व्रत जलालुद्दीन में इस प्रकार की महत्वाकांक्षा न थी और बलबन तथा उसके वंशजों के प्रति उसके हृदय में काफ़ी निष्ठा थी। कैकुबाद के शासनकाल में तुर्की सरदारों तथा सत्ता को हथियाने के लिए जो आपसी प्रतिस्पर्धा चली और उनमें जो कमजोरियां विद्यमान थी उनको देखते हुए अवसर का लाभ न उठाना मूर्खता की बात थी। इसलिए खलजी नवयुवकों ने अपने व्रत नेता को क्रांति के लिए रजामंद कर लिया। खलजी क्रांति का एक कारण उत्तराधिकार का अनिश्चित नियम था। इस्लाम वंशानुगत उत्तराधिकार का समर्थन नहीं करता था, वह योग्यता तथा शक्ति में विश्वास रखता था। 90 वर्षों के शासन के बाद भी तुर्क शासक अपनी जड़ों को मजबूत नहीं कर पाए, हिंदू शासकों की शक्ति को पूरी तरह से कुचल नहीं पाए और मंगोलों के संकट से सल्तनत को उबार नहीं पाए। फिर भी उन्होंने सत्ता से चिपके रहना चाहा और इसके लिए उन्होंने एक अल्पायु शिशु को सिंहासन पर बैठा दिया, जबकि मौजूदा स्थिति की मांग थी कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति को सिंहासन पर बिठाया जाए। तुर्कों को ऐसा नेता उपलब्ध नहीं हो पाया और खलजियों को उनकी कमजोरी पहचानने में विलंब नहीं लगा। खलजी क्रांति के परिणामों के संबंध में पक्ष विपक्ष की बातें कही जाती रही है। डॉक्टर त्रिपाठी का मानना है कि दिल्ली सिंहासन के प्रति राजभक्ति की जो भावना विकसित हो रही थी, खलजी क्रांति से उसे जबरदस्त धक्का लगा। उनका यह भी मानना है कि क्रांति ने असैनिक पहलू का महत्व घटाकर सैनिक पक्ष को बलवान बनाकर एक ऐसा घातक उदाहरण उपस्थित किया जो जीवन शक्ति को क्षीण करता रहा। कौन सा? कि क्रांति ने असैनिक पहलू का महत्व घटाकर सैनिक पक्ष को बलवान बनाकर। दूसरी तरफ इस क्रांति के अन्य महत्वपूर्ण परिणामों को भी इंगित किया गया है। डॉक्टर किशोरी सरन लाल का मानना है कि खलजियों की नसों में शाही रक्त नहीं बहता था। उन्होंने सत्ता हस्तगत करके उस भ्रम तथा अंधविश्वास का अंत कर दिया जिसके आधार पर यह माना जाता रहा है कि तुर्की रक्त भी सार्वभौम सत्ता का उत्तराधिकारी हो सकता है। डॉक्टर लाल तो खलजी क्रांति को तुर्की आधिपत्य के विरुद्ध भारतीय मुसलमानों का विद्रोह स्वीकार करते हैं। इस संबंध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि खलजियों ने सत्ता की प्राप्ति न तो वंशाधिकार, न चुनाव और न षड्यंत्र के द्वारा प्राप्त की थी। इसके लिए उन्होंने जनता, अमीर वर्ग और धार्मिक नेताओं का सहारा भी नहीं लिया। केवल अपनी सैनिक शक्ति के बल पर सत्ता
हस्तगत की थी। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप एक नवीन राजवंश का उदय हुआ, एक ऐसे राजवंश का जिसने अनवरत विजयों के द्वारा लगभग संपूर्ण भारत पर इस्लाम का आधिपत्य स्थापित किया, कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया और शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधारों का प्रयोग किया। पहली बार मंगोलों को बुरी तरह से पराजित किया गया और भारतीय सीमांतों की सुरक्षा सुदृढ़ हो पाई। जहाँ तक जनसाधारण पर इस क्रांति के प्रभाव का सवाल है, जनता ने इसे अधिक महत्व नहीं दिया, क्योंकि बहुसंख्यक भारतीयों को विदेशी राजवंशों के उत्थान पतन में कोई विशेष रुचि नहीं थी और न ही किसी वंश विशेष के लिए उसमें राजभक्ति की भावना विकसित हो पाई थी। डॉक्टर लाल ने ठीक ही लिखा है कि अब तक और बिल्कुल आकस्मिक वंशीय क्रांतियों ने किसी भी वंश के लिए उसकी सारी सद्भावनाएं समाप्त कर दी थी। अब बच्चों, अब हम बात करेंगे खिलजी साम्राज्यवाद की, खिलजी डायनेस्टी की। ये जो हमने अब तक पढ़ा वो था स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी। अब खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई है। खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी एंड देन उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।